नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सागर दुबे। हम मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग 2020 के पाठ्यक्रम को बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय इतिहास को हमने इसी प्रकार से समझा है। और मुझे विश्वास है कि यदि आप मेरे भारतीय इतिहास के सिलेबस का डिस्कशन देख लेते हैं तो आपको भारतीय इतिहास किस प्रकार पढ़ना है और किस प्रकार के क्वेश्चन से निकलेंगे इसकी जानकारी पूरी तरह से हो जाएगी और एक सरल कॉन्सेप्ट में हो जाएगी। साधारणतः हम सिलेबस को बहुत ही जटिलता से पढ़ते हैं जिसके कारण हमारे कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होता, बल्कि हम हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये सेशन शुरू किया जाए, यदि आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो कर लें, क्योंकि ये आपका नैतिक दायित्व है। ये आपका अपना ही चैनल है और हम लगातार आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम भारतीय राज्य व्यवस्था के आज संपूर्ण पाठ्यक्रम जो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के 2020 के नवीन सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। इस बार का सिलेबस पिछली बार के सिलेबस की तुलना में थोड़ा सा हैवी भी है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। कहा जाए ये कि जैसे पिछली बार की सिलेबस में आप थोड़ी बहुत चीजें पढ़ के काम चला लेते थे, अनुच्छेद रट के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर से काम चला लेते थे, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार पास वही होगा, पेपर वही निकाल पाएगा, पोस्ट वही लेगा जिसमें योग्यता होगी। और योग्यता के लिए एक अवधारणात्मक अध्ययन की जरूरत होती है। आज हम सिलेबस ये भारतीय राज्य व्यवस्था का है और इसको बहुत ही आसानी से हम समझेंगे। तो समझने से पहले दो लाइनें आप सुने जो मुझे बहुत ही पसंद है कि मैं कभी सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता हूं। मैं पहले फैसले लेता हूं और बाद में उन्हें सही साबित कर देता हूं। ये मुझे लाइन बहुत ही पसंद आती है। ये मुझे याद नहीं किसने कहा था, लेकिन ये लाइन कभी मैंने पढ़ी थी और बार बार ये मेरे मोटो में शामिल रही है। चलिए आइए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग 2020 के नवीन पाठ्यक्रम की। तो देखिए, संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना इसमें इंक्लूड किया गया है एक हेडिंग के रूप में, जिसके अंतर्गत ये पूरे तत्व आएंगे। देख लीजिए, यूनिट 5 में डिवाइड किया गया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। और इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पोर्शन है ये बहुत ही ज्यादा व्यापक कर दिया गया है। नॉर्मली उसमें इंक्लूड रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिलेबस में ऐसे इंक्लूड रहता था कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक हम नहीं पकड़ पाते थे, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा इसको व्यापक कर दिया गया है, एक यूनिट का ही दे दिया गया है रूप। तो इस बार आपके परखच्चे उड़ सकते हैं यदि आपकी सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है। तो आइए सब्जेक्ट को आसानी समझते हैं। इकाई 1 में लिखा है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन। तो देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं, आखिर इनसे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और आप जब किताब को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए ये पूरे सिलेबस को हम यहाँ से शुरू करते हैं निर्माण से। तो देखिए निर्माण कैसे हुआ, संविधान के निर्माण की हम बात करते हैं। तो संविधान का निर्माण हुआ तो उससे पहले संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि पर जाएंगे। पृष्ठभूमि पर जाएंगे तो आप 1909, 1919 और 1947 प्लस माउंटबेटन प्लान की बात करेंगे जो 3 जून को आया था 1947। कैबिनेट मिशन की भी बात कर लेंगे। तो इस प्रकार की जो पृष्ठभूमि है, उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ है और संविधान के निर्माण में संविधान सभा का क्या रोल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए संविधान सभा की बात कर लेंगे। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के मेंबर, संविधान सभा की पृष्ठभूमि क्या रही है और संविधान सभा इसके अंतर्गत कार्य क्या कर रहा है, ये भी संविधान सभा में पूरा निर्माण के अंतर्गत ही आ जाता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं हमने इसके ऊपर 3 लेक्चर दे रखे हैं ताकि आप डीप से कर पाए। इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसमें बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पे हमने चर्चा की है, हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। सिलेबस को ध्यान में रख के ही वो टॉपिक बनाए गए हैं, इसलिए आप जरूर देखें। तो विशेषता की हम साधारणतः बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषता में। जैसे संप्रभुता हमारी विशेषता है, एकल नागरिकता हमारी विशेषता है, सहकारी संघवाद हमारी विशेषता है, संघवाद की मूल भावना हमारी विशेषता है और वित्तीय और प्रशासनिक संरचना हमारे संविधान की विशेषता है। संविधान की विशेषता को हमने 5 भागों में सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक और अन्य क्षेत्रों में विभक्त किया था, जिसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है।
वहां पे आप देख लेंगे। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन संविधान की विशेषताओं से ही बनेंगे और डायरेक्ट आप 4 से 5 पॉइंट उठाएंगे और उन्हें बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। फिर बात करते हैं मूल ढांचा, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। मूल ढांचा में देखिए क्या चीजें आती हैं। मूल ढांचा में आप गरिमा पढ़ते हैं, स्वतंत्रता पढ़ते हैं, समानता के तत्व पढ़ते हैं, एकता, अखंडता, इन जैसे छोटे छोटे जो तत्व आते हैं 20 वर्ड के जो क्वेश्चन बनेंगे। तो 20 वर्ड के क्वेश्चन मूल ढांचा का हिस्सा होते हैं, मूल ढांचा ही पढ़ लेंगे इसमें। और प्रमुख संविधान संशोधन की बात करते हैं तो प्रमुख संविधान संशोधन में आप जो प्रमुखता से पढ़ते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला, 44वां संविधान संशोधन 1978 वाला, आप पढ़ते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के आसपास का, जिसमें पंचायती राज स्थानीय विशेषताएं दी गई है। 61वां संविधान संशोधन, 79वां संविधान संशोधन और 100वां संविधान संशोधन। इस प्रकार के संविधान संशोधन जो भी महत्वपूर्ण है इस सेगमेंट से निकल आएंगे और वहां पे ये संविधान संशोधन की हम प्रक्रिया की चर्चा कर लेंगे। संविधान संशोधन कहां से लिया गया है इसको भी देखना पड़ेगा इसके अंदर। फिर देखते हैं वैचारिक तत्व। वैचारिक तत्व की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। वैचारिक तत्व, विचार तो आप सभी करते हैं और विचार आप रोज करते हैं कि हमें ऐसे पढ़ाई करना है, लेकिन विचार कभी अमल में नहीं लाते। यदि आप अमल नहीं ला लें तो जिंदगी न बढ़ जाए। तो देखिए वैचारिक तत्व की बात करते हैं तो उद्देशिका सबसे पहले हमारी प्रियम्बल दे दिया है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था और बाद में ये उद्देशिका वही आधार बनती है जो हमारे जो प्रस्तावना है उसको एक मजबूत संगठन प्रदान करती है। तो उद्देशिका में कुछ तत्व होते हैं। उद्देशिका के अंदर जैसे हम भारत के लोग, भारत को, तो हम भारत के लोग, भारत को से क्या मतलब, हम भारत के लोग एक जो वर्ड है तो उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, इस तरह की जो शब्दावलियां हैं इसका अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके अर्थ को एक्सप्लेन करेंगे। मूल अधिकार की बात करिए, मूल अधिकार में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो मूल अधिकार में मूल अधिकार की पृष्ठभूमि, मूल अधिकार में जो संबंधित अनुच्छेद हैं, जैसे 14 से लेके अपने पूरे जो स्टार्टिंग समानता के अधिकार से शुरू होते हैं और आर्टिकल 32 तक जाते हैं, संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, वहां तक हम ले लेंगे। मूल अधिकार की पृष्ठभूमि, मूल अधिकार कहां से लिया गया है, मूल अधिकार की विशेषताएं, मूल अधिकार की प्रवृत्ति सकारात्मक है या नकारात्मक है, मूल अधिकार और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व में क्या असमानता है, क्या तुलना की जा सकती है, मूल अधिकार की आलोचना, मूल अधिकार से जुड़े वाद को हम देख लेंगे। फिर उसके बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे नीति विदेशक तत्व बोलते हैं। डीपीएसपी सामान्यतः राज्य की लोक कल्याणकारी संकल्पना के लिए बनाए गए हैं और इनका जब प्रवृत्ति की बात करते हैं सकारात्मक होती है क्योंकि राज्य को काम करने के लिए बोलते हैं। मूल अधिकार की प्रवृत्ति नकारात्मक होती है। तो डीपीएसपी की विशेषताएं, डीपीएसपी मौलिक अधिकार में अंतर, डीपीएसपी से जुड़े विभिन्न बात की हम चर्चा यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके अंतर्गत ये मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। उन्होंने रिकमेंड किया था 8 मूल कर्तव्यों को और उनके दंड की बात की थी, लेकिन 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये तो थी मूल कर्तव्य की बात, मूल कर्तव्य की बात थी ये। तो देखिए मूल कर्तव्य की विशेषताएं, मूल कर्तव्य की आलोचना और मूल कर्तव्य से जुड़े वाद और संबंधित अनुच्छेद, इतनी चीजें हम यहाँ पे कर लेंगे, इसकी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। फिर देखिए संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, एक छोटा सा टॉपिक दिया संघवाद केंद्र राज्य संबंध। अब आप यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, संघवाद केंद्र राज्य संबंध, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध, राजनीतिक संबंध, इतना ही निकाल पाएंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक छोटी सी लाइन कितना बड़ा सेगमेंट है जिसमें संघवाद का मतलब केंद्र और राज्य दोनों आ जाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों आ जाते हैं। इसमें जो केंद्र का जो सेगमेंट रहता है तो केंद्र की जो पूरी की पूरी मंत्री परिषद की व्यवस्था रहती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडली रहती है, राष्ट्रपति की योग्यता, पद, अवधि, शपथ की बात करते हैं, राष्ट्रपति की जो पावर होती है, अधिकार, कर्तव्य,
राष्ट्रपति पद की विशेषताएं हम करते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की तुलना करेंगे और इसके अंतर्गत धीरे धीरे हम नीचे आते हैं तो और सारी चीजें जैसे प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री पद का गठन, मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है उसकी विशेषताएं, उसकी आलोचना है, प्रधानमंत्री पद की भूमिका, प्रासंगिकता, इस तरह के क्वेश्चन अब निकलने लगेंगे जो पहले साधारण शब्दों में बनते थे क्वेश्चन, लेकिन इस बार का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकलेंगे। तो ये सिलेबस का ही अंग है। फिर राज्य की कार्यपालिका में आप चले जाएंगे, राज्यपाल से लेके राज्यपाल लेंगे, फिर विधानसभा के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को हम देखेंगे, उसकी गठन संरचना की बात करेंगे। और संघवाद में देखिए पूरे की पूरी संघवाद जो केंद्र और राज्य के संबंध से जुड़ी बातें हैं उसको देखेंगे, जिसमें वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध, इन तीनों की चर्चा कर लेते हैं। फिर बात करते हैं उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से कैसे प्रश्न बनने हैं, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट से ऐसे प्रश्न बनने हैं कि सुप्रीम कोर्ट की संरचना की बात करिए, तदर्थ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इनके जो योग्यता, पद, अवधि, शपथ, निर्योग्यता हटाने की प्रोसेस, और उच्चतम न्यायालय की जो अधिकार शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की तुलना के बारे में इसमें क्वेश्चन बनेगा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति विभाजन के मध्य तुलनात्मक बिंदु का अध्ययन करें। उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार हैं जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, अभिलेखी क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, तो इस प्रकार के क्षेत्राधिकारों को हम चर्चा में लाएंगे। और उच्च न्यायालय में इसके अपेक्षा बहुत सारे हैं, ये सब तो हैं ही, उसके अलावा भी पूरी रिटें आ जाती हैं और रिट के अलावा भी स्थानीय जो न्यायालय हैं उनसे संबंधित अधिकार भी उच्च न्यायालय के पास आ जाते हैं। इसलिए उच्च न्यायालय इस मामले में, अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से आगे होता है। फिर देखिए न्यायिक पुनर्लोकन की विशेषताएं, गुण, आलोचना, महत्व, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। न्यायिक पुनर्लोकन है क्या, देखिए न्यायपालिका किसी विधायक, कोई भी विधायी प्रस्ताव है, ये कोई नीति बन रही है, ये न्यायपालिका ने कोई ऐसा निर्णय दिया है जो गलत हो सकता है, उसकी जांच करके उतने भाग का संशोधन कर देना या हटा देना, ये न्यायिक पुनर्लोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की श्रेणी में आता है। तो ये बात कर लेते हैं न्यायिक पुनर्लोकन की। फिर बात करते हैं न्यायिक सक्रियता। न्याय जल्दी मिल जाए इसलिए न्याय को त्वरित उपलब्ध कराने की बात करते हैं न्यायिक सक्रियता में। न्यायिक सक्रियता की देखिए विशेषता देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, प्रासंगिकता के अलावा कुछ आलोचनात्मक बिंदुओं का अध्ययन करेंगे और इनके बारे में विद्वानों के तर्क और इसकी पृष्ठभूमि, इस तरह के 6 सेगमेंट निकलेंगे देखिए। और यही हम समझ नहीं पाते हैं इसलिए सामान्य किताबों में पहुंचते हैं और कुछ भी पढ़ने लगते हैं। और कुछ भी पढ़ने के कारण होता यह है कि जब हम से कोई प्रश्न पूछता है कि सीरीज सॉल्व करते हैं तो हम एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं और एक दूसरे का मुंह देखते देखते यही सोच रहे होते हैं कि सामने वाले को ज्यादा पता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस को समझ लो तो आप पूरा सिलेबस के साथ ही कोई भी टॉपिक पढ़ोगे आपका क्विक रिवीजन हो जाता है। तो आइए हम वो भी बात करेंगे पढ़ते कैसे हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिलेबस की पूरी जानकारी लीजिए। लोक अदालत और जनहित याचिका, ये दोनों जो टर्म है, देखिए इसके जो उद्धारक हैं, इसके जो प्रस्तावक हैं वो पीएन भगवती जी हैं। लोक अदालत क्या है, लोगों को जल्दी न्याय मिल जाए, इसके लिए कुछ संविधान में व्यवस्थाएं तो की नहीं गई हैं, तो संविधान के अलावा कुछ व्यवस्थाएं पब्लिक को और गवर्नमेंट को स्वयं करनी पड़ती हैं। तो पब्लिक और गवर्नमेंट के मिक्स जो प्रयासों से, मिश्रित प्रयासों से बनी है लोक अदालत। पीएन भगवती जी उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे और 116 से ज्यादा मुकदमों को उन्होंने लोक अदालत में निपटाया था। लोक अदालत सामान्यतः 1.5 करोड़ के मुकदमों को निपटाती है और इसके अंतर्गत सभी फौजदारी और दीवानी दोनों मुद्दे आ जाते हैं। तो देखिए लोक अदालत में क्या क्वेश्चन बनेगा, लोक अदालत की विशेषताएं, विशेषता बन जाएगा लोक अदालत का उद्देश्य और लोक अदालत की आलोचना भी करना है, कहीं ना कहीं पे तो होगा। विद्वानों का क्या मत है लोक आलोचना इसके बारे में और इसका क्षेत्र क्या है। ऐसे जनहित याचिका क्या है, जनहित मतलब जन के हित में कोई याचिका, कोई अपील की जाए। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है वो अपनी जो याचिका है स्वयं नहीं कर पा रहा तो किसी और के माध्यम से करवा सकता है या कोई और चाहे तो कर सकता है। ये मानव अधिकारों के उल्लंघन का आधार ढूंढते हैं। इस प्रकार की जो संरचना है PIL के अंतर्गत दाखिल की गई है। PIL आप पढ़ते हैं, जनहित याचिका, इसके भी जो उद्धारक हैं पीएन भगवती जी ही हैं, इन्हीं का मेन रोल है। और जनहित याचिका उद्देश्य, महत्व, प्रासंगिकता वर्तमान में क्या है, और जनहित याचिका
के अंतर्गत किस किस मुद्दों को रखा जाता है, तो दीवानी फौजदारी दोनों मुद्दे आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें ये त्वरित न्याय संबंधित है। तो यूनिट 1 की ये चर्चा हो गई। अब यूनिट 2 में पहुंचते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग आखिर प्रश्न कैसे देने वाला है। तो देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना से प्रश्न बनेंगे। संरचना के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है, यानी कार्य, अधिकार, शक्तियां, 3 क्षेत्र, कार्य, अधिकार और शक्तियां, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। फिर भारतीय निर्वाचन आयोग की विशेषताओं की बात करेंगे, संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग से जुड़े विवादित मुद्दों की बात करेंगे, विद्वानों के तर्क की बात करेंगे। तो ये 6 से 7 सेगमेंट भारतीय निर्वाचन आयोग से निकल आएंगे। कैग की बात करते हैं, जो हमारी सरकार पैसा खर्च कर रही है उसके हिसाब का जो ब्यौरा रखता है वो कैग ही रखता है। कैग का आप आर्टिकल देखते हैं 148 से 151, 148 से 151। अभी एमपीपीएससी पिछली बार ये जो अभी जनवरी में ही पेपर हुआ था 12 जनवरी को, उसमें कैग की शक्तियां पूछ लिया था और बहुत से लोगों ने 148 आर्टिकल को ही टिक कर दिया, लेकिन 148 उसकी संरचना के बारे में बताता है, लेकिन 149 उसकी शक्तियों के बारे में बताता है। तो कैग करता क्या है, तो यहाँ पे देखिए, कैग कार्य, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियां और सीमितता और कैग का महत्व और कैग की आलोचना, इससे जुड़े विवादित मुद्दों को भी हम चर्चा में लाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग, आप जानते हैं सेंट्रल की जितनी जॉब होती हैं और कुछ स्टेट की जो जॉब होती है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल संघ लोक सेवा आयोग का होता है। संघ लोक सेवा आयोग की जो प्रशासनिक संरचना, संगठन है, उसकी हम बात करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग का कार्य, अधिकार, शक्तियां, संघ लोक सेवा आयोग किसके प्रति जिम्मेदार होता है उसको भी देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग का जो महत्वता है, जो प्रासंगिकता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। और संघ लोक सेवा आयोग की जो संगठन में लोग हैं उनको हटाने के अधिकार की बात हम करेंगे। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बन जाएंगे सीधे मेंस में। तो ये चीजें आपको समझना है। देखिए कितनी आसान चीजें हम कितने कठिन तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको मेरे साथ समझना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बस ऐसी ही चीजें जो यूपीएससी में है वैसे ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में देख लेंगे। संगठन से लेकर विशेषता, आलोचना, महत्व, हर चीज देख लेंगे। नीति आयोग, योजना आयोग फ्लॉप होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में एक संकल्पना उठती है जिसको 2015 में एक स्वरूप दिया जाता है, नीति आयोग, एक नई नीति के निर्माण। पहले क्या होता था, योजना बनाते थे और पूरी जिम्मेदारी केंद्र लेते थे, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, हम नीतियां बना के दे देंगे, अब राज्य अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाए, पैसा ले ले, अपना काम करते रहे। उसके लिए नीति आयोग का गठन होता है। तो देखिए, नीति आयोग में प्रधानमंत्री तो इसके अध्यक्ष होते ही हैं और जो संरचना होती है तो इसकी संरचना से प्रश्न बनेंगे। नीति आयोग का जो उद्देश्य है वो बनेंगे। नीति आयोग का महत्व यानी प्रासंगिकता से प्रश्न बनेंगे। नीति आयोग की आलोचना, उससे भी प्रश्न बनेंगे। और नीति आयोग ने किन लक्ष्यों की प्राप्ति की है, इससे भी प्रश्न निकल आएंगे। तो ये तो रहा नीति आयोग की बात। अब देखिए, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग और नवजातीयता, भाषा, लिंग का जो महत्व है, भूमिका है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जाति, भारतीय राजनीति में जाति का क्या महत्व है। जाति के आधार पर वोट बैंक तैयार किए जाते हैं, चुनाव जीत लिए जाते हैं। धर्म का क्या महत्व है, धर्म के आधार पर भी यही होता है, चुनाव लड़ा जाता है, राजनीतिक सत्ता का विस्तार किया जाता है। उसी प्रकार वर्ग का भी महत्व है, वर्ग का अपना एक अलग ही महत्व है कैटेगरी का। फिर उसका बाद तो कैटेगरी में भी यही सेगमेंट आएंगे। फिर न जातीयता, ये देखिए क्या वर्ड है और बहुत से लोग इसको हो सकता है देखता के अप्रसिद्धता भी समझ लें, लेकिन ये उनकी भूल है। न जातीयता, जो ये वर्ड है न जातीयता, मतलब जिनकी कोई जाति ही नहीं है, ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, जैसे आप नक्सलवादी प्रवृत्ति के लोग मानते हैं या कोई ऐसी जनजाति जो समाज में घुसने की कोशिश तो कर रही है लेकिन अपनी उसकी एक अलग संस्कृति है, उसका रूप उग्र है, उसके जो विचार है उनमें संकीर्णता है और उन्हें कोई भी भटका सकता है और उनका उद्देश्य एक उग्रवादी संगठन के रूप में कर सकता है। तो इस तरह की बातें आ जाती है न जातीयता में। तो न जातीयता देख लीजिए आप, क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक नया टर्म है, इसे आपको समझना है। भाषा की महत्वता, भाषा के आधार पर भाई केरल के आदमी की जो भाषा है उसको प्रेफरेंस में रख के वोट देता है या उन्हीं की सत्ता को अधिक महत्व देता है। तो इस तरह की बातें हम देखते हैं। लिंग की भूमिका, तो देख लीजिए पुरुष और स्त्री की जो भूमिका है अभी वर्तमान में भी क्या उतनी हो पाई है जितनी अपेक्षा रखी जाती है, नहीं हो पाई है। तो भारतीय राजनीति में पुरुष और महिलाओं की जो सीट की बराबरी है या राजनीतिक पद की महत्वता है उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उसके महत्व की बात करते हैं। तो यहाँ ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि बहुत इजी सेगमेंट है लेकिन हम समझते नहीं हैं और इन चीजों को क्या लेते हैं, आर्टिकल से जोड़ देते हैं। बहुत से लोग बताएंगे कि अनुच्छेद पढ़ लेना 15-16 और कुछ नहीं है। अरे 15-16 क्यों पढ़ोगे, जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ना है।
फिर बात करते हैं भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल। तो भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल कैसे बनते हैं, इनका महत्व क्या होता है, राजनीतिक दल की आलोचना भी कर लेंगे, उनसे जुड़े मुद्दे भी पढ़ लेंगे जो विवादित मुद्दे हैं, और इसके बारे में जो विद्वानों के तर्क हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। फिर मतदान व्यवहार में क्या, मतदान व्यवहार देखिए, वोट से क्या मतलब है, वोट का क्या अर्थ है, वोट की उपयोगिता क्या है, और जन भागीदारी में वोट का क्या महत्व है, और वोट हमारे लिए क्यों जरूरी है, इससे संबंधित जो संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार का सेगमेंट निकलता है। सिविल सोसाइटी तो आप जानते हैं ये राज्य की भूमिका अदा करता है, कुछ सब लोग संगठन बना के जो राज्य है उसका काम आसान करते हैं। आपने सोसाइटी देखी होगी, सोसाइटी क्या करती है, लोगों की जो क्षेत्रीय समस्या रहती है संगठन के द्वारा राज्य तक पहुंचाती है या किसी एक प्रशासनिक संरचना तक पहुंचाती है और उसका निदान हो जाता है। तो सोसाइटी के अंतर्गत कार्य, सोसाइटी के कार्य, महत्व, प्रासंगिकता, आलोचना में उनको जो आजकल जान के खतरे हो रहे हैं ये चीजें, ठीक है। फिर जन आंदोलन की बात कर लेंगे कि भारतीय राजनीति में जन आंदोलन का क्या महत्व रहा, उसकी पृष्ठभूमि से लेके उसके आगे तक का पूरा ब्यौरा हम यहीं पे इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत देख लेते हैं। फिर राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे में हम नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार, ये क्या है, अखंडता और एकता से जुड़े मुद्दे ही हैं जो हमें हमारे भारत की संप्रभुता को बार बार चुनौती देते हैं। अभी देख रहे हैं उधर चाइना अपना कब्जा करने की कोशिश इधर कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है, एलएसी से पार होना चाह रहा है, एक तो एलएसी ले ही लिया है उस पर भी पार होने की कोशिश कर रहा है, और उसका कई देश समर्थन भी कर रहे हैं छुपे हुए रूप से, क्योंकि खुलकर वो सामने नहीं आ सकते हैं। तो वो चीजें आप देख रहे हैं वो क्या है, वो हमारी विदेश पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती तो देते हैं। आपने रोहिंग्या मुसलमान वाला केस सुना होगा, वो क्या थे, हमारी एकता और अखंडता को चुनौती देने वाले ही मुद्दे थे। तो इनसे जुड़े मुद्दे, तो राष्ट्रीय एकता अखंडता से जुड़े मुद्दे में नक्सलवाद के कारण, उनकी समस्याएं, उनका समाधान, उनका निदान, जितनी चीजें होती हैं सब इसमें डाल देना है, और इसके अंतर्गत एक सेगमेंट में जितनी रीजनल क्षेत्रीय चीजें मिलती हैं उनको क्षेत्रीय से लेके जो विदेश तक की समस्याएं हैं उनको इंक्लूड कर लेना है ना। विदेशी जो आक्रमण हो रहे हैं हमारे ऊपर उसको भी इसमें शामिल करके उसका पूरा ब्यौरा बना लेना है, कहने का मतलब ये। तो देखिए ये चीजें हो गई हैं। हम आप तीसरे यूनिट में पहुंच जाइए, और तीसरे यूनिट में देखिए 73वां 74वां संविधान संशोधन, और इसमें लोगों की क्या भागीदारी है, और स्थानीय शासन। मुख्यतः ये आप ग्राम पंचायत से लेकर पूरा नगर पालिका, नगर निगम तक की संरचना, उनकी विशेषताएं और गांधीवादी विचारधारा, उसके अंतर्गत गांधीवादी क्या विचारधारा थी, और इसमें लोगों की क्या भूमिका है, जैसे आप पंचायत में लोगों की भूमिका देखते हैं उसका महत्व देख लेते हैं। इस प्रकार के सेगमेंट से क्वेश्चन बनेंगे। जवाबदेही एवं अधिकार, वैसे तो जवाबदेही अधिकार आप नीति शास्त्र में भी पढ़ते हैं, और बेहतरीन किसी न किसी को जवाब तो देना पड़ता है यदि सत्ता का दुरुपयोग होता है। तो इसके अंतर्गत जवाबदेही और अधिकार आते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग सबसे पहले लिया गया है। प्रतिस्पर्धा आयोग क्या करता है, मार्केट में असंतुलन न बनने पाए, कोई लाभ ज्यादा कमा रहा है, कोई लाभ कम कमा रहा है, लेकिन लाभ ज्यादा कमाने वाला गुणवत्ता कम रख रहा है, और जो कम कमा रहा है गुणवत्ता ज्यादा रख रहा है। तो देखिए इस प्रकार का इनबैलेंस ना हो, इस प्रकार का संतुलन ना हो, प्रतिस्पर्धा आयोग नजर रखता है कि बाजार की जो कड़ी है टूटने न पाए, बाजार एकाधिकार न होने पाए, इसके लिए प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया है। प्रतिस्पर्धा आयोग के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं, प्रतिस्पर्धा आयोग कार्य, शक्तियां, अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग की कमियां, है ना, उसका मूल्यांकन, ये चीजें देखते हैं। यही 5 टॉपिक पूरे आयोग पे लागू हो जाएंगे। उपभोक्ता पालन, लोगों के साथ देखिए आप मिलावट के मुद्दे देखते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी, चोरी चकारी वाले जो मुद्दे हो जाते हैं, उसके अंतर्गत जो लोगों की हानि होती है और जानकारी होती है तो वो देते हैं उपभोक्ता फार्म में। तो उपभोक्ता पालन के कार्य, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियां, महत्व, इस तरह के सेगमेंट से क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर देखिए सूचना आयोग आरटीआई, सूचना आयोग क्या, सरकारी सूचना यदि आपको प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए भी एक आयोग का गठन किया गया है, जो कि जांच करने का अधिकारी होता है, और इसके अंतर्गत की जो संरचना होती है वो सीधे कंट्रोल रखती है उन सरकारी अधिकारियों पे जिन पे भ्रष्ट आचरण का एक वातावरण उत्पन्न किया जाता है, उन पर ये शिकंजा रखती है। और इसके कार्य, अधिकार, क्षेत्र, प्रासंगिकता, ये प्रश्न इससे 5 निकाल आएंगे। महिला आयोग का जो हम ढांचा देख लेंगे, महिला आयोग में कौन कौन होते हैं, और महिला आयोग की जो देखिए महिला आयोग की जो स्थापना 1992 से मानी जाती है, और महिला आयोग में कार्य, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियां, महत्व, उद्देश्य, इस तरह के प्रश्न बन जाएंगे। वही एससी और एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इनमें भी यही टॉपिक निकल कर सीधे सीधे आ जाते हैं।
गठन से लेकर कार्य, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और महत्व। केंद्रीय सतर्कता आयोग यदि संसद पर छोड़ दें तो जो प्रशासनिक अधिकारी से लेकर केंद्रीय अधिकारी, राज्य अधिकारी जो भी हैं, तो ये जो भ्रष्ट आचरण अपनाते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, धन के ऐसे मामले जो भ्रष्टाचार से जुड़े होते हैं, इस तरह के मुद्दे जब सामने आते हैं तो भाई प्रशासनिक अधिकारी पे कोई ना कोई तो नियंत्रण कसेगा। तो उसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को जिम्मेदार ठहराया गया है। लोकतंत्र की विशेषताओं की बात करते हैं, जिसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का बहुत महत्व है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही नहीं रहेगा, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधि ही नहीं रहेंगे तो देश को चलाएगा कौन। तो उनका महत्व की बात करेंगे। और निर्णय प्रक्रिया में देखिए मतदान व्यवहार आप देखते हैं, उसमें जो नागरिकों की भूमिका हो जाती है, उस तरह के सेगमेंट इससे सीधे सीधे निकल आते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसी से बनते हैं और 2-3 क्वेश्चन इससे खत्म कर लेने हैं और यहाँ से आपको छुट्टी ले लेनी है। फिर देखिए समुदाय आधारित संगठन, जो आप लोग भी गैंग वॉर करते हैं, तो इस तरह की भी चीजें सिलेबस में इंक्लूड की गई है। सीबीओ, अब आप ये सब पढ़ते कहाँ हैं? सीबीओ आप तो पॉलिटी ऐसे पढ़ते हैं जैसे पॉलिटी के ऊपर एहसान कर गए हों। तो एहसान नहीं करना है पॉलिटी के ऊपर, पॉलिटी को समय देना है, क्योंकि आपको कलेक्टर बनाएगी। तो इतना आसान नहीं होता है चीजें कि आप 2 दिन में खत्म कर दें। बहुत से लोग सोचते हैं पॉलिटी 2 दिन में खत्म कर दे, 3 दिन में खत्म कर दे। कर दो खत्म। तुम 3 दिन में पॉलिटी खत्म करोगे, पॉलिटी तुम्हें खत्म कर देगी, तुम्हारा कैरियर खत्म कर देगी। तो देखिए समुदाय आधारित संगठन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए समुदाय आधारित संगठन सीधी बात है, काम है चाहे सीबीओ का हो, चाहे एनजीओ का हो, चाहे स्वयं सहायता समूह का हो, इनका काम एक ही है, लोगों की जो समस्या उनका निराकरण करना और लोगों का अधिकतम कल्याण करना। राज्य की भूमिका ही अदा करते हैं। तो समुदाय आधारित संगठन का ढांचा, इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित हो सकते हैं और इनकी मान्यता से जुड़े प्रश्न, इनकी भूमिका, विशेषताएं, इनका उद्देश्य और इनकी आलोचना के भी कुछ बिंदु हम यहाँ पे सम्मिलित कर लेते हैं। एनजीओ की बात करते हैं। एनजीओ स्वयं सहायता समूह। एनजीओ क्या है? गैर सरकारी संगठन। ये अपने से ही लोगों की मदद करने के लिए बीड़ा उठाते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, गरीबी नियंत्रण है ना, गरीबी से निकालते हैं, शिक्षा के लिए पैसा खर्च करते हैं, स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो ये सब फंडिंग वंडिंग होती है, इनको सरकार भी देती है, लोगों से भी इकट्ठा करके लोगों की सहायता करते हैं। तो इनकी भूमिका प्रासंगिकता पर क्वेश्चन बनेंगे। और ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ समुदाय उसका बीड़ा उठाते हैं या कुछ लोग उसका बीड़ा उठाते हैं और ये सरकारी एजेंट की तरह है, काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका सरकार से बहुत ज्यादा नजदीकी संबंध नहीं होता, लेकिन भूमिका सरकार के ही अंतर्गत निभा रहे होते हैं। इनकी जान को खतरा भी होता है। आप देखते हैं कई स्वयं सहायता समूह के लोग मारे जा चुके हैं। आप व्यापम घोटाला वगैरह देखते हैं तो वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के कई लोग मारे जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी आप देखते हैं। फिर देखते हैं इसकी प्रासंगिकता, महत्व, आलोचना और इनकी कमियां, ये चीजें भी हम देख लेंगे। मीडिया की भूमिका, समस्याएं और इसका 3 सेगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया। देखिए मीडिया की भूमिका, समस्या। मीडिया की भूमिका तो आजकल हर क्षेत्र में है, चाहे राजनीति में हो, स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में, कहाँ नहीं है, हर जगह है। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, इनके विस्तार से क्या हो रहा है, आज हम जागरूक हो रहे हैं और लोग भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, गलत काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ समस्याएं भी, उन पर दबाव बनाया जाता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो उनकी भूमिका, प्रासंगिकता, समस्या, इन सब पे प्रश्न बनेंगे और ये बहुत ही कॉमन और सिंपल सिलेबस है। तो ये चीजें आप जान लेंगे, आप कहीं से भी नेट से उठा के इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। फिर बात करते हैं इकाई 4, जहाँ पे एक से धुरंधर आते हैं और निपट जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे राजनीतिक चिंतन की बात होती है। आप चाहते हैं कि जीवन गाथा लिखना, जीवन गाथा लिखने से कोई फायदा नहीं है। बड़े बड़े आप पेज लेते हैं, 5 पन्ना में लिख लेते हैं, 5 पेज में कौटिल्य की राजनीतिक विचारधारा, लेकिन राजनीतिक विचारधारा में राजनीतिक चिंतन ही आता है। आपको उनके जीवन व्याख्यान लिखने की जरूरत नहीं है। कौटिल्य, जैसे कौटिल्य में आपने देखा कि कौटिल्य क्या चाहते हैं, राजा वो हो जो चरित्र से उत्तम होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, दयावान होना चाहिए और उसके कुछ सिद्धांत होने चाहिए। उसके अंतर्गत वो सब तांग सिद्धांत देते हैं, जिससे वो शरीर से तुलना करते हैं, सर से लेकर पांव तक। राजा के जो पूरा का पूरा दुर्ग से लेकर राजा के जो सैनिक होते हैं, राजा के जो अमात्य होते हैं, राजा के जो कोष रखने वाले होते हैं, उनकी पूरी संरचना की जो व्याख्या की है इन्होंने शरीर से की है।
तो इस तरह की संरचना आप देखते हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे, 12 मंडल सिद्धांत पढ़ेंगे, मित्र अरिमित्र की संकल्पना पढ़ेंगे, कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन का महत्व, राजनीतिक चिंतन में यदि कुछ कमी है उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन कोई कमी पाई नहीं जाती। कौटिल्य में कौन कमी निकाल लेगा भला, लेकिन फिर भी निकालना चाहें तो बहुत निकाल सकते हैं, क्योंकि दुनिया भांति भांति के लोगों से भरी हुई है। महात्मा गांधी विचारधारा क्या थी? राजनीति का अंतिम लक्ष्य नैतिक कल्याण होना चाहिए, इस तरह की विचारधारा रखते हैं। तो इनकी प्रासंगिकता, महत्व और कहाँ तक इसका रिलेवेंस है, कहाँ पे इसकी कमियां है, सीमितता है, उसको भी हम देख लेंगे। जवाहरलाल नेहरू ये समाजवादी झुकाव की ओर थे, समाजवादी लक्ष्य को ही ये राजनीति का महत्व समझते थे। तो इस तरह की विचारधारा को इंक्लूड कर देंगे, इनके चिंतन का महत्व, इनकी अवधारणाएं देख लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते थे कि राजनीति इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें निडरता और स्वतंत्रता दोनों होना चाहिए। तो स्वतंत्रता के पक्षधर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि देखिए कभी ना बिकने वाला दल, यानी बिकाऊ दल नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की राजनीति हो, जो कभी आज के वर्तमान युग में तो संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं दल बिकाऊ हैं। राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देखिए राम मनोहर लोहिया भी साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थे, जयप्रकाश नारायण भी साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थे, लेकिन इनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय थोड़ा सा उग्रवादी संगठन की ओर रुख करते हैं, क्योंकि इनके जो लेख हैं वो आरएसएस के प्रति ज्यादा आकर्षित लगते हैं। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनके बारे में कहा था, यदि दीनदयाल उपाध्याय हमें मिल जाते हैं तो हम भारतीय राजनीति का नक्शा बदल देंगे। ये आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसलिए इनकी जो विचारधारा थी, उनकी विचारधारा में थोड़ा सा हिंदूवादी राजनीति की झलक मिलती है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा इनके बारे में लिखा हुआ है इतिहासों में, ये मेरी राय नहीं है, ठीक है, ये इतिहास की बात है। तो इस प्रकार की इनकी प्रासंगिकता, विचारों की जो व्याख्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। सीधे सीधे राजनीतिक चिंतन, तो सीधे सीधे वही सिलेबस उठाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप वो भी पढ़ने लगते हो जो यहाँ सेगमेंट का हिस्सा ही नहीं है, वो छोड़ देते हो जो सेगमेंट का हिस्सा है। तो ये देख लेते हैं हम। इकाई 5 में आते हैं, सबसे फेवरेट और सबसे बेहतरीन टॉपिक, प्रशासन और प्रबंधन। प्रशासन और प्रबंधन का अर्थ, प्रकृति और महत्व। सीधे सीधे इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है, प्रशासन क्या है, प्रबंधन क्या है। क्योंकि प्रशासन क्या है, प्रशासन क्या है, लोगों पे शासन करने की योजना है प्रशासन। और प्रबंधन क्या है, काम करने के तरीके हैं प्रबंधन। तो प्रशासन प्रबंधन के अर्थ, प्रकृति, महत्व, नई चीजें आ जाएंगी। प्रशासन का क्या महत्व है, प्रबंधन का क्या महत्व है, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन निकल आएंगे। विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका, हमारी ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार काम करेगी। देखिए विकसित होंगे, लोगों के पास पैसा होगा, समझदारी होगी, जागरूकता होगा, तो देखिए वो प्रशासन को बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। लेकिन विकासशील समाज, जहां उनकी अलग परंपराएं होंगी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रीतियां अलग होंगी, तो वहां की स्थितियां थोड़ी अलग होंगी। तो इसलिए विकासशील और विकसित समाज में लोक प्रशासन की भूमिका एक अलग ही सेगमेंट है। उसका महत्व, उसके लिए क्या कार्य करना चाहिए, सरकार की योजनाओं की भी हम बात कर लेते हैं, और लोगों में नैतिक गुण यानी नैतिक मूल्य को किस प्रकार विकसित करना है, ये भी प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह की बात हम कर लेंगे। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, तो देखिए एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, तो लोक प्रशासन की इसमें पृष्ठभूमि से उठाते हैं, अमेरिका से उठाते हैं। विड्रो विल्सन का 1867 के आसपास एक पुस्तक रहती है, द एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन में वो इस प्रकार के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, और वही सबसे ज्यादा चर्चित है, लोक प्रशासन की भूमिका का आधार बनता है। तो इसमें ये लगभग 1800 लगभग 74 से ये 1967 या 1947-48 मान सकते हैं, यहाँ तक के अवधि के बीच में ये 1, 2, 3, 4 चरण वुड्रो विल्सन के रहते हैं, जिसकी हम बात कर लेंगे, जो हमारे सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन हमें खोज के पढ़ना पड़ेगा। उसकी महत्व की भी बात कर लेते हैं। फिर नवीन लोक प्रशासन की सिद्धांत, देखिए नवीन लोक प्रशासन की सिद्धांत और ये लोक प्रबंधन के नवीन आयाम परिवर्तन का प्रबंधन। तो देखिए दोनों आप सेगमेंट देखेंगे तो इनमें कॉमन फैक्टर निकलते हैं। ये सर पहले लोक प्रशासन एक विषय था कि आपको न्याय देना है, लेकिन यहाँ पे हटा दिया गया न्याय का मामला। न्याय बस कोई संकल्पना नहीं है, आपको ऐसा काम भी करना है जिससे सरकार की आय बढ़े, यानी अर्थव्यवस्था भी सुधरे और उसमें मूल्यों का विकास हो। अंतिम लक्ष्य मूल्यों का विकास करना भी है, तो मूल्य के साथ अर्थ की प्राप्ति भी, इसमें नवीन आयाम परिवर्तन का विषय बन जाता है लोक प्रशासन की सिद्धांत और लोक प्रबंधन के नवीन आयाम परिवर्तन का प्रबंधन।
इसके अंतर्गत इसके गुण, इसके दोष, इसका महत्व, इसका उद्देश्य, ये सेगमेंट इन दोनों में कॉमन आ जाते हैं, तो ये पढ़ लेते हैं। लोक प्रशासन की अवधारणा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, शक्ति नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे? शक्ति ऊपर से लेकर नीचे तक विकेंद्रीकृत अवस्था में रहती है, और शक्ति के बारे में बहुत से लोग जो रहते हैं, मैक्स वेबर जैसे लोग रहते हैं, वो कुछ शक्ति सिद्धांत देते हैं। शक्ति सिद्धांत के दोष, गुण, महत्व, शक्ति सिद्धांत के घटक, ये चीजों की हम बात कर लेते हैं। शक्ति का अर्थ क्या होता है? सत्ता बिना तो सब सुना है, सत्ता नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेंगे? तो सत्ता भी ऊंचे से लेकर नीचे तक के पूरे कंट्रोल का काम करता है। तो सत्ता के संबंध में कौन से जो विद्वान थे, उनके क्या सिद्धांत थे, क्या राय थी, उसके महत्व की हम बात कर लेते हैं, और इसके गुण दोष की बात कर लेंगे। प्राधिकारी, अथॉरिटी और उत्तरदायित्व। देखिए, अथॉरिटी उत्तरदायित्व जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपको अथॉरिटी आपको होगी तभी तो आप काम कर पाओगे, बिना अथॉरिटी कैसे काम कर पाओगे? तो उसकी परिभाषा, अर्थ, महत्व दे देंगे। उत्तरदायित्व, सत्ता का दुरुपयोग ना हो, पावर का दुरुपयोग ना हो, इसलिए कोई ना कोई तो एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाया जाएगा, तो वो उत्तरदायी होगा। तो उत्तरदायित्व की बात करते हैं। जवाबदेही में कई लोग जवाब दे सकते हैं, नीचे वाला भी जवाब दे सकता है, जवाबदेही को ट्रांसफर किया जा सकता है ऊपर से नीचे, पर उत्तरदायित्व का केवल एक ही केंद्रीय बिंदु है, एक व्यक्ति ही उत्तर दे सकता है। उत्तरदायित्व की बात करते हैं। प्रत्यायोजन, अपनी शक्ति को नीचे दे देना, नीचे के लोगों से काम करवाना, कुल मिलाकर विकेंद्रीकरण व्यवस्था। तो प्रत्यायोजन का अर्थ, गुण, दोष, विशेषताएं, महत्व, इससे जुड़े वैज्ञानिक और इससे जुड़े जो विद्वान है उनकी क्या मत है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इसे इंग्लिश में डेलीगेशन बोलते हैं। फिर संगठन, लोक प्रशासन में संगठन का क्या सिद्धांत होता है? पद सोपान। अब पद सोपान में ये पान आप ये मत समझ लीजिएगा पैसा मिला तो पान खाने लगे। पद सोपान का मतलब देखिए, एक पद की एक क्रमिक व्यवस्था होती है। पहले ऊपर अधिकारी होते हैं, फिर नीचे अधिकारी होते हैं, फिर कर्मचारी लेवल के होते हैं। तो देखिए, इनके वेतन के अनुसार, इनकी कार्यकुशलता के आधार पर पद दिया रहता है, और ये क्षेत्र को प्रबंधित करते हैं और काम को एक अंजाम तक ले जाने में सभी का उपयोग करते हैं संगठन के रूप में। तो पद सोपान का अर्थ, पद सोपान की प्रकृति, पद सोपान के घटक, पद सोपान का स्तर, पद सोपान का महत्व, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। नियंत्रण का क्षेत्र और आदेश की एकता। नियंत्रण के क्षेत्र से क्या मतलब है? लोक प्रशासन नियंत्रण का क्षेत्र। नियंत्रण का क्षेत्र सीधा मतलब ये है कि मैं एक यदि अधिकारी हूं, तो ये मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि मैं बाकी लोगों को बांधे रख सकता हूं और एक समय में कई सारे प्रोडक्टिव काम यानी उत्पादित कार्य कर सकता हूं। ऐसे काम करना है जिसके अंतर्गत पूरी की पूरी प्रशासनिक संरचना को एक आदमी लीड कर ले, तो उसका नियंत्रण का क्षेत्र कहलाता है। ऐसे हर अधिकारी के एक क्षेत्र रहते हैं जिससे प्रशासनिक संरचना का निर्माण होता है। तो नियंत्रण के क्षेत्र का दायरा, नियंत्रण के क्षेत्र का जो महत्व है, नियंत्रण के क्षेत्र की विशेषताएं, नियंत्रण के क्षेत्र के उद्देश्य और नियंत्रण के क्षेत्र की आलोचना। फिर आदेश की एकता, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप समझ नहीं पाते आदेश की एकता है क्या? आप ईमानदारी से बोले आदेश की एकता आप समझ पाते हैं? साधारणता तो नहीं समझ पाते जो नहीं पढ़े। देखिए, आदेश की एकता मतलब, कहने का मतलब ये कि यदि आप मेरे अंडर में काम कर रहे हैं तो मैं ही आपको आदेश दूं। ऐसा ना हो कि 5 लोग आपको आदेश दे रहे हैं अपने काम के लिए, नहीं, आप किसी एक के प्रति जिम्मेदार हो। सर मुझे आदेश दे रहे हैं तो मैं केवल सर का ही काम करूंगा, या फिर सर के ही गाइडलाइन में चलूंगा। काम भले सबका कर दूं लेकिन गाइडलाइन में उन्हीं को फॉलो करूंगा। तो एक उच्च जो अधिकारी है उसके अंतर्गत कोई कर्मचारी यदि काम करेगा तो केवल एक का ही आदेश मानेगा। ये आदेश की एकता। तो आदेश की एकता का जो प्रकृति है, आदेश की एकता का जो अर्थ है, आदेश की एकता का महत्व है, आदेश की एकता में जो गुण है, या आदेश की एकता यदि पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती उससे क्या हानि होती है, आदेश की एकता से जुड़े विद्वानों के मत क्या है, इसकी बात की हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में समझ नहीं पाएंगे यदि आप सिलेबस को खोज रहे हैं। सिलेबस ऐसे आप समझ ही नहीं सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जब तक उसमें आप रिसर्च नहीं करेंगे। लेकिन आपको मैं सब करके दे रहा हूं इसलिए कि आपका काम आसान हो जाए। फिर बात करते हैं लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन और विकास का प्रशासन। विकास का प्रशासन से क्या मतलब और नवीन आयाम परिवर्तन का क्या मतलब? देखिए, इसमें सीधा मतलब है आपको ऐसे काम करने हैं कि सरकार की जो क्षेत्र है वो भी बढ़ जाए, सरकार की आय भी बढ़ जाए और सरकार की जो विकासवादी चरण वो भी बढ़ जाए। सरकार की भूमिका उपभोक्तावादी होनी चाहिए, न कि प्रशासनिक। जैसे चीन अब उपभोक्ता वाली संरचना में चल रहा है, लोगों की जैसी जरूरतें वैसे प्रशासन चल रहा है। तो समय के साथ प्रशासन में भी बदलाव होना चाहिए। इस तरह के टॉपिक ये दोनों हैं और इसके अंतर्गत इनकी प्रासंगिकता, महत्व को, है ना, इसके लिए क्या बदलाव होने चाहिए, विद्वानों के सुझाव